हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम। ठीक है, उनका उनकी थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, उसके फॉर्मूले उन सबको डिराइव करना है। ठीक है, ये सारे टर्म मुझे आज सीखने हैं। तो आज हम सबसे पहले एक एक बात बताते हैं कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी है। सबसे पहली चीज एरिया वेक्टर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में ये पढ़नी है, इस टॉपिक में, कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली बात आपको यहाँ पे नई चीज है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी के एरिया की बात की जाए, जैसे ये मेरा कोई सरफेस है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, ये सपोज ये आपका है ए, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, दिस एन कैप, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो डायरेक्ट तो हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज गिवन बाय नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, कोई भी आपकी सरफेस है, उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही उसकी एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमको तो एरिया वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप, जिसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एरिया वेक्टर को समझा, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। मतलब कितनी नंबर ऑफ फील्ड उस सरफेस से पास हो रही है, जो नॉर्मली पास हो रही है, वो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface normally। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी नॉर्मली पास होती है, वही उसको उसे हम लोग उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कोई मेरा सरफेस है, ठीक है, सपोज दिस इज माय सरफेस। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज इस सरफेस से, और जो इसका एरिया वेक्टर एन कैप, ये इसका ई वेक्टर, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है, ये हमारा डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई, it is equal to the product of area and perpendicular component of E। तो हम लोग फाई को डिफाइन कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अच्छा, ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सपोज मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब कोई फील्ड है जो इंक्लाइंड पे है, फील्ड मेरी इंक्लाइन पे है, तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, कोई भी इंक्लाइन फील्ड या फोर्स को इसको हम रिजॉल्व कर लेते, ये मेरा हो जाएगा ई साइन थीटा, ये मेरा हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो जो ई कॉस थीटा फ्लक्स जो रेस्पॉन्सिबल होगा, वो ई कॉस थीटा की वजह से रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फाई को लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एरिया के पैरेलल होगा, ई परपेंडिकुलर इंटू ए, सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया के पैरेलल। तो ये मेरा हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। तो हमारा ये फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा किस टर्म पे आता है, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये इसका प्रोडक्ट हो गया ई डॉट ए का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि ई और ए दोनों एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फाइव, हमारा जो डिफाइन होगा ई वेक्टर डॉट ए, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है फाइव। तो हम लोग तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये लीजिए कह सकते हैं कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होता है, जो जितनी भी सरफेस से फील्ड लाइन पास होगी वही मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उससे हम लोग फ्लक्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सपोज जैसे मुझे कोई एक बहुत ही मतलब एक रैंडम कोई आपको एक सरफेस गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक एरिया, तो मुझे मैं इसका तो निकाल नहीं सकती, तो मैं एक छोटे से एरिया का, मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लूंगी, डी ए मेरा हो जाएगा डी ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कंसीडर एन एरिया डी ए थीटा एंगल बिटवीन द ई एंड एन। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी ई वेक्टर है। ठीक है, तो मुझे पता है इसका जो एरिया वेक्टर का जो होगा उसी के जो पैरेलल मतलब जो एरिया वेक्टर होगा उसके पैरेलल जो फील्ड होगी वो मेरी होगी ई कॉस थीटा। ये दिस इज द थीटा एंड दिस इज द ई साइन थीटा। तो मुझे पता है ई साइन थीटा की, ई साइन थीटा की वजह से तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, ई कॉस थीटा की वजह से रिस्पॉन्सल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एन एरिया, consider an area dA theta angle between the E and n vector n cap the flux through small area। इस small area से जो flux पास होगा, flux through small area is defined as d phi। अब इसका जो सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया का पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई कॉस थीटा होगी, ई कॉस थीटा इंटू डी ए। अब डी फाई हमारा लिख सकते हैं हम लोग ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे फाई टोटल निकालना है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें डी फाई। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, तो ये इसका वेक्टर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह से फाई को डिफाइन कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ये इसका जो हो गया कि हम लोग इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ना है वो है गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिखना होता है और इसका प्रूफ भी करने को आता है। ये आपका मैथमेटिकल प्रूफ एक होता है, उसको आपको जरूर एग्जाम में करना पड़ेगा। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। इसका सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught time the charge enclosed by the closed surface। किसी भी मतलब कोई भी क्लोज सरफेस होगी, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस से जितना मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू है क्लोज सरफेस, मतलब जो क्यू के 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होगा, जो भी उसका फ्लक्स होगा। ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फाई हमारा होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास कोई ये सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्ज पड़ा हुआ है, सपोज मेरे पास इस पे -2q, ठीक है, इस पे क्यू भी पड़ा हुआ है, +3q पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर -2q पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब ये बताइए इस पे कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, हमारा जो टोटल चार्ज क्लोज सरफेस में जितना टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना है मेरा, टोटल चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं -2q +3q +q,
3 + 1 तो ये मेरा हो जाएगा 2q। तो हमारा यहाँ पे जो फ्लक्स होगा हम लोग लिख सकते हैं 2q/ε0। ठीक है, टोटल चार्ज जितना भी होगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर तो वही हमारा जो है फ्लक्स का काम करेगा। अब जो हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज मेरे पास हम लोग इसको मैथमेटिकली एक टर्म्स में और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फाई E इज इक्वल टू इनक्लोज सरफेस E डॉट dA इज इक्वल टू q/ε0। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कुछ सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर 2q चार्ज पड़ा हुआ, q पड़ा हुआ, -3q पड़ा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू चार्ज मतलब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, तो हमें क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है 2q + q, ये हमारा क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q/ε0 टाइम्स। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले मुझे कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा r रेडियस का, उसके सेंटर में एक चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे उसका जो है एक स्मॉल पोर्शन कट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक स्फीयर कंसीडर करना, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, a point charge q is placed at the center of sphere। एक स्फीयर के सेंटर में +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब इस +q चार्ज ये r रेडियस पे है। सबसे पहली चीज ये आपकी गिवन है कि +q चार्ज है r रेडियस पे। अब मुझे क्या करना है, कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ dA, कंसीडर अ स्मॉल portion of dA, the direction dA, the direction of E vector due to positive charge is outward here E is perpendicular to the surface the electric flux through a small portion is given by अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मुझे एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करना है। इसका जो एरिया है वो d है और एरिया वेक्टर आपको पता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, +q चार्ज से आउटवर्ड होगी फील्ड मेरी, ये मैंने आपको बताया था कि +q चार्ज से आउटवर्ड फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो छोटा सा फ्लक्स यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं d phi इज इक्वल टू EdA cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता है थीटा बराबर 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एरिया और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आउटवर्ड है। ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल वो 0 है, तो हमारा d phi हम लोगों का हो जाएगा E इंटू dA। अब आपको पता है हम इसको अगर मुझे फाई निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अगर फाई निकालना है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अब E को बाहर निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है +q की वजह से। ठीक है, मेरा एरिया को चेंज है, मुझे एरिया को ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dA तो एक स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r²। अब E की वैल्यू आप लोगों को पता है +q की वजह से 1/4 पाई ε0 q/r²। अब हम लोग E की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 1/4 पाई ε0 q/r², 4 पाई r², तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आ गया phi इज इक्वल टू q/ε0। ठीक है, तो यहाँ से मेरी गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाती है। phi इज इक्वल टू q/ε0, यही तो बता रहा था। गॉस थ्योरम हमने का स्टेटमेंट मेरा क्या था, हम लोग का स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है गॉस थ्योरम प्रूव कहते हैं, दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम। ठीक है,
अब मुझे जो नेक्स्ट है, अब जो मुझे नेक्स्ट काम करना है, जैसे सपोज मेरे पास फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। मुझे पता थीटा इज द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड ई वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, आपका एरिया वेक्टर है, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये दोनों वेक्टर। फाई मेरा कैसी क्वांटिटी, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट हमारी न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया के मीटर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई से आप लोग ई की वो निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं इसकी, अगर हमारा यहाँ पे फाइव की डायमेंशन निकालें तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आपको डायमेंशन पता है इसका, तो हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा फोर्स अपॉन, हम लोग ई को क्या फोर्स बाई क्यू होता है, ठीक है। इसमें हम लोग फोर्स की डायमेंशन लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन में ए टी एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन ऑफ फाइव। फाइव की डायमेंशन आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक इस पे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो थोड़ा सा आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा आपके दिमाग में रिटेन करेगा ये टॉपिक, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम लोग इसका कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ ई वेक्टर इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, calculate the electric flux through area 20 units in yz plane, ठीक है। तो मुझे फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स मुझे पता है ई डॉट ए होता है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो मेरा है, ये जो मेरी 20 यूनिट एरिया दिया हुआ है, ये मतलब जो है 20 यूनिट जो मेरा एरिया गिवन है, ये वाई जेड प्लेन में है। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, ठीक है, ये मेरा एक्स है। तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर लिखना होगा तो वो एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हमारा वाई जेड इसकी सरफेस होगा, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मेरा एक्स होगा। तो हमारा ई वेक्टर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ई वेक्टर आपका गिवन है सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। तो आपका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, आप एरिया वेक्टर आपका गिवन है कि वाई जेड प्लेन पे है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर मुझे सरफेस के परपेंडिकुलर तो वो 20 आई कैप, ठीक है। अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा 20 आई कैप, तो आई कैप का आई कैप से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, ठीक है। तो 120 यूनिट, दिस इज द फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइव का वैल्यू आ गया है फ्लक्स का, ठीक है, 120 यूनिट। और आज आपने जो है इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, कि आपका गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर में, ठीक है। वो आज आपने कवर कर लिया है। आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से तैयार करना है, इसकी जो थ्योरम का प्रूफ है वो अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और आपको एरिया वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। एरिया सबसे पहली चीज़ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आज हमारे लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब हम लोग कल के लेक्चर में जो चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ा बहुत एप्लीकेशन देख लेंगे गॉस थ्योरम के। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।